क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण भाग 8 में हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी देखा है कि लोहे की ये चमकदार परत पे आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि लाल भूरे रंग की मतलब लेयर चढ़ जाती है, मतलब उसकी चमकीली परत गायब हो जाती है और उसमें लाल और भूरे रंग की परत आपको दिखने लगती है। और तो और आपने देखा होगा कि कभी कभी चिप्स हुआ, घी हुआ या तेल हुआ, आप बहुत समय तक अगर ऐसे ही खासकर खुले रखे हो तो वो खराब हो जाती है, मतलब उसमें अजीब सी बदबू आती है या फिर उसका स्वाद बदल जाता है। तो इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं कि चिप्स या घी या तेल खराब हो गई, लेकिन आप अगर इसको विज्ञान की भाषा में समझो तो इसको हम बोलते हैं कि इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया। जब कोई धातु ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वो धीरे धीरे अभिक्रिया करके वो अपना शाइनिंग खो देता है, मतलब उसकी चमक खो जाती है और उसमें एक लाल और भूरे कलर की परत जम जाती है, वो वैसा दिखने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारित। जिसमें लोहे में जब ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसमें जंग लग गया। और जंग लगना सिर्फ ऑक्सीजन का काम नहीं होता, ऑक्सीजन और नमी दोनों मिक्स होकर के तब उसमें ये जंग लगने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस चीज को आज के कक्षा में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों फूड यानी कि खाना खराब होता है, उसमें से बदबू आती है, ऐसा उसमें कौन सा रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसकी वजह से वो फूड हमारा खराब हो जाता है। और यही वजह है कि हम चिप्स के पैकेट में एक्चुअली में नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे और हम उसको लंबे समय तक यूज कर सके। तो आज की कक्षा में हम लोग समझेंगे कि धातु की चमक क्यों गायब हो जाती है, या फिर ये जो चिप्स फूड जो होते हैं, जो भी फूड है वो खराब क्यों हो जाते हैं, और ऑक्सीकरण की हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज को आज हम लोग आज के क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। मैं हूं कृष्णा और आप मुझे देख सकते हैं कॉन्सेप्ट पेज पे। तो इसी बात पे हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। जो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिटी क्या होता है, और संक्षारण को इंग्लिश में बोलते हैं कि कोरोसन क्या होता है। तो चलिए हम इसके बारे में आज विस्तार से जानते हैं, इस दोनों टर्म्स को, कि ये एक्चुअली में हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। अब हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग उपचयन और अपचयन के बारे में पढ़े थे, जिसका एक एग्जाम्पल बच गया था, एक उदाहरण बच गया था, तो उसको आज हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आपका रासायनिक अभिक्रिया है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको एक एक करके एक एक टर्म्स को समझते हैं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड किस कलर का होता है, ये काला गहरा भूरे ठोस कलर का होगा, काला गहरा भूरे ठोस कलर का होगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। जब ये किससे रिएक्ट करेगा, किससे अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा, जो एक्चुअली में एक रंगहीन विलयन होता है, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, जो हल्का गुलाबी कलर का होता है, ये ऊपर वाला आप देख रहे हो, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए तो ये हल्का गुलाबी कलर का मतलब मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बनाएगा। साथ में क्या बनाएगा, जल, जो कि रंगहीन होता है, और साथ में क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस। ठीक है, जो हरे पीले रंग का तीव्र गंध वाला गैस होता है। क्लोरीन गैस एक्चुअली में जहरीली गैस होती है, तो आपको सूंघना नहीं है, बस आपको उसको मतलब दूर से ही सूंघना है, ऐसे नहीं कि आप पास में जाकर के सूंघोगी, क्योंकि वो बहुत जहरीली गैस होती है। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको किसी भी जानकार टीचर के प्रेजेंस में ही करें और खुली जगह में करें, क्योंकि ये जो क्लोरीन गैस बनती है ना, ये बहुत ही जहरीली होती है और इसका गंध बहुत ही तीव्र होता है। और ये इस मतलब रासायनिक अभिक्रिया का प्रमाण भी है कि गैस का रंग और गंध ही एक्चुअली इस अभिक्रिया की पहचान है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है,
ये देखो, पहला है HCl। HCl का क्या हुआ? उपचयन हुआ। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का पाना या फिर हाइड्रोजन का खोना। पिछले क्लास में आपको बताए थे उपचयन और अपचयन, पूरे अच्छे से विस्तार में बताए थे। अगर आप देखे हो तो ठीक, अगर नहीं देखे हो तो प्रीवियस क्लास को जाकर के देख लो, ठीक है। उपचयन क्या है? ऑक्सीजन का पाना और हाइड्रोजन का खोना। और हाइड्रोजन का खोना एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का खोना, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है HCl का क्या हुआ? उपचयन हुआ। आप देख लो, HCl का क्या हुआ? उपचयन हुआ, क्योंकि HCl में क्या हुआ? हाइड्रोजन जो है अपना ऑक्सीजन पाया और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को खोया। क्लोरीन एक तरह से क्या किया? इलेक्ट्रॉन को खोया। ये Cl माइनस Cl2 बन गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को खोया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को खोना या फिर ऑक्सीजन को पाना, दोनों का मतलब होता है कि उसका उपचयन हुआ, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्लोरीन जो HCl से क्लोरीन गैस निकली, HCl से क्लोरीन गैस निकली, या क्लोरीन आयंस ऑक्सीकरण होकर Cl2 गैस बनता है, ठीक है। अतः इसका क्या हुआ? उपचयन हुआ। हाइड्रोजन का भी उपचयन हुआ क्योंकि वो ऑक्सीजन को गेन किया, ठीक है। दूसरा क्या है? Mn2 का अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि Mn2 में जो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में क्या है? वो ऑक्सीजन को खोया। ऑक्सीजन को खोना, हाइड्रोजन को पाना या इलेक्ट्रॉन्स को पाना, इसका मतलब है कि अपचयन हुआ, यानी कि रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे MnO2 में उपस्थित ऑक्सीजन हट जाती है, जो आपने देखा, अतः ये अपचयन हुआ, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया आपको देखने को मिली, तो इसमें दोनों चीज हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी का उदाहरण पढ़ रहे हैं, तो ये तो होगा ही, ये तो होना ही था। तो जिस भी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन साथ में होते हैं, साथ में देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें आपको दोनों चीज साथ में देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यानी कि इसमें दोनों चीज हो रहा है, अर्थात दोनों प्रक्रिया एक साथ परफॉर्म हो रही है। एक का अपचयन हो रहा है, एक का उपचयन हो रहा है, तो दोनों साथ में परफॉर्म हो रही है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है? तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे हम क्या अपना कॉन्सेप्चुअल समझ निकाल सकते हैं? कि इस उदाहरण में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की हानि, हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब हाइड्रोजन की हानि, इलेक्ट्रॉन्स की हानि, हाइड्रोजन की हानि मतलब इलेक्ट्रॉन्स की हानि। आप उपचयन को तीन तरह से परिभाषित कर सकते हैं। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की प्राप्ति, ऑक्सीजन की वृद्धि, या हाइड्रोजन का नुकसान, हाइड्रोजन की हानि, या इलेक्ट्रॉन का भी नुकसान, इलेक्ट्रॉन्स की हानि। तीन तरह से इसका परिभाषा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई या हाइड्रोजन की हानि हुई, इलेक्ट्रॉन्स की हानि हुई, उसको हम बोलेंगे उपचयन हो गया। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यानी कि ऑक्सीजन की हानि हुई, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हुई, तो उसको हम बोलेंगे अपचयन। तो दोनों जब साथ में होगा तो वैसे अभिक्रिया को हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में दोनों चीज साथ में हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ में हुआ, इसीलिए हम इसको क्या बोले? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है? समझ में आया? आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में तोड़ तोड़ के एक एक वर्ड समझाया। होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चले। चलिए, अब हम आपसे पिछले क्लास में एक प्रश्न पूछे थे और आपको बोले थे उसको ऑनेस्टली करके आना। उम्मीद है कि आप उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को अपने से करने की कोशिश किए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो अभी मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। आप इसे ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और आप इसको समझोगे, मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, तो आपका टर्म्स भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा और आपको मतलब ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप समझ के ही एग्जाम में इजीली लिख पाओगे। तो प्रश्न था, यदि किसी धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है,
अगर किसी धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या हमेशा उसका अपचयन होगा? अपचयन मतलब रिडक्शन होगा। क्या कोई अपवाद हो सकता है? ये आपको हम बोले थे कि इसका प्रॉपर लिख के आना कि आप इसका कैसे आंसर विथ रीजन कि ऐसा कोई है क्या। तो चलिए, इसका है कि नहीं। सबसे पहले ये क्वेश्चन में ही आपको आंसर छुपा है। धातु की ऑक्सीजन की वृद्धि, धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि, तो क्या हमेशा उसका अपचयन होगा? अपचयन तो होगा ही नहीं। अगर किसी धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसका अपचयन कैसे हो सकता है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया और शुरू से भी बता रहे हैं कि अगर किसी धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका अपचयन नहीं उपचयन होता है। अपचयन नहीं होता। अपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की हानि हो रही है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि। तो अपचयन तो नहीं है ये, तो क्या होगा? नहीं। यदि किसी धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो अपचयन नहीं बल्कि ये ऑक्सीकरण हो कहलाता है। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लासिकल परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होता है? ऑक्सीकरण का परिभाषा होता है ऑक्सीजन की प्राप्ति। ठीक है, ऑक्सीकरण का परिभाषा होता है कि ऑक्सीजन की प्राप्ति, और अपचयन का परिभाषा होता है ऑक्सीजन की हानि। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन की वृद्धि बता रहा है ना, तो ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अपचयन नहीं हो सकता क्योंकि अपचयन में होता है ऑक्सीजन की हानि। इसीलिए यदि किसी धातु में ऑक्सीजन की प्राप्ति हो तो ऑक्सीजन की प्राप्ति की तो वह उसका क्या हुआ? वो ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो गया। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले आप ये वाला उदाहरण पढ़े थे कि मैग्नीशियम रिबन्स को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या मिलता है हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ये सबसे पहले पढ़े, एकदम शुरू में पढ़े इस चैप्टर के। जब ये शुरू हुआ था ये चैप्टर, सबसे शुरू में पढ़े थे मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो बहुत ही चमकदार रोशनी के साथ जलती है, और क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, एक बुरादा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है। मैग्नीशियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है, इसीलिए मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त किया। देखो, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का अपचयन। देखो, मैग्नीशियम का तो उपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हुआ? अपचयन हुआ। अब बताओ कैसे? देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की हानि, इलेक्ट्रॉन्स की हानि। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम को तो मिला, ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, लेकिन साथ में जो ऑक्सीजन था वो क्या किया? उसका इलेक्ट्रॉन्स खोया, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स खोया। तो उसका क्या हुआ? ऑक्सीजन ने प्राप्त किया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त किया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए वो क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त किया। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? अपचयन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ और मैग्नीशियम का उपचयन हुआ। ठीक है, आधुनिक परिभाषा के आधारित पे ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की हानि। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की हानि। जैसे हम आपको बोले कि ऑक्सीकरण को हम तीन तरह से, उपचयन को हम तीन तरह से बता सकते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन्स की हानि, हाइड्रोजन की हानि, और अपचयन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति, यानी कि हाइड्रोजन की प्राप्ति और ऑक्सीजन की हानि। ठीक है, तो उसी तरह से इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ऑक्सीकरण का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स की हानि और अपचयन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स की प्राप्ति। तो जब धातु ऑक्सीजन से जुड़ती है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स आकर्षित करती है। कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन्स की मतलब ऑक्सीजन से जुड़ी तो ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो धातु इलेक्ट्रॉन्स खोती है, धातु जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स खोया। ठीक है, तो इसीलिए धातु का ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए उस जो धातु ऑक्सीजन को ग्रहण किया वो अपना इलेक्ट्रॉन्स खोया ना भाई, तो उसका उस धातु का तो ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हुआ? अपचयन हुआ। ठीक है, समझ में आया? तो आप ये बोल सकते हो कि देखो, क्लास 10 तक तो बिल्कुल ये क्लियर है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब
अपचयन हुआ, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन आगे क्लास में कहीं कहीं आपको एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, आपके सिलेबस में जितना है उतना ध्यान रखो, ठीक है। यदि किसी धातु में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह अपचयन नहीं बल्कि ऑक्सीकरण कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण की परिभाषा ऑक्सीजन की प्राप्ति है। सामान्य परिस्थितियों में इसका कोई अपवाद नहीं होता है। क्लास 10 तक तो बिल्कुल भी नहीं होता, आपकी कक्षा तक बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये प्रश्न क्लियर है? आगे चलें। अब चलते हैं, उपचयन क्या है, जो ऑलरेडी बता चुके हैं कि उपचयन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति या हाइड्रोजन को खो देना या हानि या इलेक्ट्रॉन्स की हानि, उसको हम बोलते हैं उपचयन, यानी कि इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन को प्राप्त किया, हाइड्रोजन को खो दिया या फिर इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया, ठीक है, तो उसको हम बोले उपचयन। इस प्रक्रिया में हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो प्रक्रिया है ना, हमारे रोजमर्रा के जीवन में आप इसको देखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ, जो आप अपने अनुभव को देखे होंगे, अपने आसपास की चीजों को देखे होंगे, जैसे कि विशेषकर संचारण और वसा विकृति जैसी घटनाएं, इस दोनों को अभी हम आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम लोग लोहे का जंग लगना, सेब का जो बहुत, अगर आप कटे हुए सेब को या आलू को ऐसे रखोगे तो वो पहले सफ़ेद होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रखने के बाद उसमें कैसा होता है, भूरे कलर का दिखने लगता है। ब्रेड का खराब होना, ये सब ऑक्सीकरण का ही प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण का ही नतीजा है। तो संचारण क्या होता है? संचारण धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना, जो उसके वातावरण जैसे वायु हुआ, नमी हुआ, जल या अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। मतलब एक्चुअली से संचारण क्या है? किसी भी धातु को नष्ट करने का प्रक्रिया है, एक तरह से ये समझो। कैसे प्रक्रिया है कि वो उसमें जो उसके जो वातावरण में वायु और नमी होती है या अम्ल होता है, उसके साथ रासायनिक प्रक्रिया करना, एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया करना ही कोरोशन होता है, यानी कि संचारण होता है। और यह क्या होती है? एक धीमी परंतु हानिकारक प्रक्रिया होती है। ये बहुत ही धीमा होता है, तुरंत से नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको भी आगे पढ़ेंगे। आपको हम पिछले क्लास में ये सेब का एग्जाम्पल दिए थे, खाने का भी एग्जाम्पल दिए थे कि सेब को जब हम काटते हैं या आलू को जब हम काटते हैं तो थोड़ी देर बाद अब उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसका देखोगे कि कलर चेंज हो जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, यानी कि भूरे कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम उस सेब को काटते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, या आलू को काटते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कटी हुई सब्जी या फल में कोई ऐसा एंजाइम होता है, उसमें जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाओं के अंदर से कुछ ऐसा एंजाइम निकलता है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसका एक रसायन क्रिएट करता है, रसायन बनाता है, जो आपस में रिएक्ट करके, मतलब अभिक्रिया करके उसका कलर बदल देता है, मतलब उसका रंग भूरा कर देता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब उसमें जब हम फल को काटे तो उसमें कुछ ऐसा, उसके कोशिकाओं में कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो उससे अभिक्रिया करके वो ऐसा रसायन क्रिएट करता है जो आपस में ही रंग उसका बदल देता है। इसीलिए क्या होता है कि जब कटे हुए सेब को हम बहुत देर तक ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसका रंग हमको भूरा देखने को मिलता है। सेम चीज है आलू के साथ भी, ठीक है, सब्जी और फल सेम चीज है कि इसी वजह से उसका रंग जो है बदल जाता है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि जो सबसे खतरनाक है, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना, लोहे का जंग लगना। और ये फूड में भी, क्या खाना में भी क्या होता है कि आप बहुत देर तक छोड़ दिए तो उसका जो उसमें जो वसा होता है, वो उससे तेल वसा ये सब आप वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के उससे धीरे धीरे अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उसका गंध और उसका टेस्ट, स्वाद बदल देता है। उसको भी हम एक तरह का ऑक्सीकरण ही कहते हैं। ये भी ऑक्सीकरण हुआ, ये भी ऑक्सीकरण हुआ, ये भी ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? संचारण जो हुआ, जो लोहे का जंग लगना एक संचारण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। संचारण बहुत तरह का होता है, सिर्फ लोहे का जंग लगना नहीं, और भी तरह का होता है। जैसे कि तांबे में भी जो जंग, वो तांबे का जो कलर आप देखोगे कुछ दिन बाद हरा कलर का हो जाता है, वो भी एक तरह का संचारण है। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग टर्म्स यूज किए गए हैं। तो लोहे के लिए जो संचारण यूज किया गया उसको बोलते हैं लोहे का जंग लगना। तो चलिए हम इसको अभी डिटेल में समझते हैं। इतना समझ में आया कि ये क्या है? ठीक है, आगे चले। ठीक है, अब हम लोग संचारण का जो बेहतरीन एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो देखेंगे। लोहे का जंग लगना एक
सामान्य उदाहरण है संक्षारण का। इसमें क्या आप देखेंगे कि आप देखे होंगे लोहा जब नया होता है तो कितना चमकीला होता है, एकदम सिल्वर की तरह वो चमकता है, उसकी परत बहुत चमकती है। लेकिन आप कुछ समय तक उसको ऐसे ही छोड़ दो, मतलब ऐसे ही पड़े रहने दो, तो आप उसमें देखोगे ये भूरे रंग का, भुरभुरा टाइप का, लाल भूरे रंग का कुछ लगा हुआ, बना हुआ, जो कि भुरभुरा टाइप का होता है, वो बन जाता है। ठीक है, तो यह परत को हम बोलते हैं जंग। वो जो भुरभुरा कलर का जो बनता है ना, लाल भूरे रंग का, तो उसको हम बोलते हैं जंग, वो जंग कहलाती है। जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। जो लोहे का, यहाँ पे लोहा है, एक प्रकार का संक्षारण है। अब ये कैसे होती है, ये जंग एक्चुअली में क्या है? देखो, जब हम लोहे को लंबे समय तक खुले में छोड़ देते हैं तो क्या एक्चुअली में होता है कि लोहा किसके संपर्क में आता है? ठीक है, वो लोहा जो एक तरह का धातु है, वो किसके संपर्क में आता है? नमी के संपर्क में, क्योंकि हवा में नमी होती है। ठीक है, हवा बिना नमी के नहीं होती, उसमें नमी होती है। और साथ में क्या होता है, वायु में, हवा में क्या उपस्थित होता है? ऑक्सीजन उपस्थित होता है, प्लस अम्ल की वजह से भी, अप्रदूषित गैस की वजह से भी। ये सारे चीज उस लोहे के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि अभिक्रिया करते हैं और बनाता है जंग। यानी कि देखो, इसका ऐसे समझो, ये जो लोहा है, ठीक है, ये किसके संपर्क में आया? ऑक्सीजन के संपर्क में, जो हवा में मौजूद होती है। और साथ में क्या होता है? नमी भी होता है। ठीक है, नमी मतलब मॉइस्चर, मतलब वाटर, यानी कि जल। ठीक है, H2O है, ये XH2 है, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। रुको एक सेकेंड। पहला है लोहा, किसके संपर्क में आया? ऑक्सीजन के संपर्क में। ठीक है, और साथ में किसके संपर्क में आया? नमी के संपर्क में। अब आप बोलो ये X यहाँ पे क्यों लिखे? X इसलिए लिखे क्योंकि भाई X जो है वेरिएबल मॉलिक्यूल्स है। वेरिएबल मतलब उसका वो कितना नंबर ऑफ मॉइस्चर होगा, मतलब कितना नमी का कितना मॉलिक्यूल्स होगा, वो डिपेंड करेगा वहां के इन्वायरमेंट में, मतलब किस वातावरण में उस लोहे को रखा गया है। क्योंकि कहीं पे, जहाँ पे लोहा रखा गया, वहां की हवा में कितनी नमी है, किसी की क्वांटिटी ज्यादा होती, कहीं का क्लाइमेट इतना होता है कि उसकी हवा में बहुत ज्यादा नमी होती, कहीं पे होता है कि सूखी हवा होती है, मतलब कम नमी होती है। इसीलिए ये वेरी करेगा क्लाइमेट के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से वेरी करेगा, इसलिए यहाँ पे X लिखे। और ये क्या बनाएगा? पहले ये बनाएगा आयरन हाइड्रोक्साइड, और फिर ये लंबे समय तक रखा रहेगा। धीरे धीरे इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स की नमी जो है वो खोती जाएगी, और ये बनाएगा Fe2O3XH2O। ठीक है, इसी को बोलते हैं रस्ट, इसी को बोलते हैं जंग। तो X यहाँ पे क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये वातावरण पे डिपेंड करेगा कि वो लोहा एक्चुअली किस वातावरण में रखा गया है, कौन से क्लाइमेट में वो रखा गया है। वो डिपेंड करेगा उस वहां के हवा पे कि उसमें कितनी नमी है। किसी में किसी हवा में ज्यादा नमी होती है, जैसे ठंड के सीजन में हवा चलती है तो उसकी नमी कैसी होती है, गर्मी के सीजन में हवा होती है तो उसकी नमी कैसी होती है, तो वो उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जगह पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना, उसमें पानी की क्वांटिटी है, कितनी नमी है। ठीक है, इसीलिए तो इसी को हम बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि कैसे जंग लगता है, कि आयरन को, लोहा को हम किसी वातावरण में रखे हैं तो वो ऑक्सीजन, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उससे अभिक्रिया करता है, प्लस उसी हवा में मॉइस्चर भी, यानी कि नमी भी मौजूद है, उससे भी अभिक्रिया करता है और बनाता है आयरन हाइड्रोक्साइड। और फिर ये लंबे समय तक धीरे धीरे उसका पानी का मॉलिक्यूल्स जो होता है सूखता जाता है, और फाइनली वो बनता है रस्ट, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जंग लगना, उसी को बोलते हैं जंग, जो लाल भूरे कलर का आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसकी सतह पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, परिणाम स्वरूप धातु की सतह ऑक्साइड या अन्य यौगिक में बदल जाती है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है जब तक कि आप इसको रोकेंगे नहीं। क्योंकि देखो, पहले वाले ऊपर वाले लेयर में ये जंग लगा, ठीक है, और फिर वो सूख करके वो झड़ा, फिर उसके नीचे वाले लेयर में, ये जो नीचे वाला लेयर बच गया, मतलब मान लो ये लोहा है, ऐसे समझो ये लोहा है, मान लो इस लेयर में
ये ऊपर वाले लेयर में जंग लगा, ठीक है। तो जब वो सूखेगा तो वो जंग झड़ जाएगा, तो फिर ये नीचे वाला लेयर हवा और नमी के संपर्क में आएगा, फिर इसमें लगेगा, फिर ये झड़ जाएगा। इस तरह से अगर आप इसको नहीं रोकोगे तो ये पूरे लोहे को ही खा जाएगा, मतलब वो सारा आपका धूल में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा जिसको बोलते हैं, वो पूरा मिट्टी बना देगा। तो ये बहुत ही खतरनाक अभिक्रिया है, ये अच्छे अच्छे लोहे को पूरा खा लेता है अगर आप इसको नहीं रोकोगे तो। जैसे कि सेब वाला जो बताए थे कि उसमें ऑक्सीकरण होता है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? कटे हुए सेब को भूरा होने से, भूरा क्यों हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? या तो आप उसमें नींबू का रस लगा दो, एसिड है, एक दूसरे के रिएक्शंस, एक दूसरे के एनर्जी को काट देगा, ठीक है। दूसरा, पानी में डाल दो, पानी में डालने से क्या होगा? आपका ऑक्सीकरण कम हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होती है इसलिए। और या मतलब आप उसको टाइट कंटेनर में बंद कर दो, वहां पे भी ऑक्सीजन जल्दी नहीं, बहुत कम मात्रा में होती है, लंबे समय तक टिकेगा। तो ये सब है कि आप ऑक्सीकरण को बचा सकते हो। और इसके केस में क्या है? पेंट कर दो भाई, पेंट कर दो तो कुछ समय तक बचा रहेगा आपका लोहा, ठीक है। तो ये हुआ कि लोहे का जंग लगना क्या होता है। अब लोहे कैसे जंग लगते हैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझ में आया। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चले, और ये क्वेश्चन आपसे हम प्रीवियस क्लास में पूछे थे, कि यदि ऑक्सीजन पूरी तरह हटा दी जाए तो क्या जंग लगना संभव है, और है तो क्यों है? पहली बात तो, अगर ऑक्सीजन को आप पूरी तरह से हटा दोगे तो जंग लगेगा ही नहीं। बताओ कैसे लगेगा? अभी हम आपको पिछले प्रीवियस बताए, यहाँ पे भी देखो, जब लोहा जो है कैसे जंग बनता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में आता है, यानी कि दोनों का होना जरूरी है। कोई एक भी गायब होगा तो जंग नहीं लगेगा, ठीक है। कोई एक भी गायब होगा तो जंग नहीं लगेगा। तो इस दोनों का होना जरूरी है जंग लगने के लिए। तो यहाँ पे पहला ही है तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को पूरी तरह से हटा देंगे तो अभिक्रिया होगी ही नहीं, और अभिक्रिया होगी नहीं तो जंग कैसे लगेगा भाई? नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। यदि ऑक्सीजन पूरी तरह से हटा दी जाए तो जंग लगना संभव नहीं है। कारण, जंग लगना एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करता है। यानी कि जंग लगने के लिए आपको ऑक्सीजन और नमी दोनों की जरूरत पड़ती है। कोई एक भी गया तो ऑक्सीकरण वाला नहीं होगा, मतलब जंग नहीं लगेगा। यानी कि आयरन, यानी कि लोहा ऑक्सीजन और ये नमी से रिएक्ट करता है और ये बनाता है Fe2O3 XH2O। इसी को हम बोलते हैं जंग, इसी को हम बोलते हैं जंग। X क्यों हुआ? क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वैरी करेगा, ठीक है। इसका वैल्यू डिपेंड करेगा कि कौन से क्लाइमेट में वो रखा गया है, ठीक है। समझ में आया कि कौन से क्लाइमेट में रखा गया? यहाँ लोहा ऑक्सीजन प्राप्त करता है, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण होता है और जंग बनती है। यदि ऑक्सीजन ना हो तो लोहा ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाएगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा, इसीलिए जंग नहीं बनेगी। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि जंग लगने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि जंग लगने के लिए आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की भी और नमी की भी, जिसको हम बोलते हैं पानी। इसमें से किसी एक का अभाव में जंग नहीं लगती, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला? यदि ऑक्सीजन पूरी तरह से हटा दी जाए तो जंग लगना संभव नहीं है, क्योंकि जंग लगना लोहे का ऑक्सीकरण है और इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि ऑक्सीजन को पूरी तरह से हटा दी जाए तो क्या जंग लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जंग लगने के लिए भाई ऑक्सीजन और नमी दोनों की जरूरत होती है। अगर किसी एक को भी हटाया तो जंग लगेगी ही नहीं, वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। क्लियर है? आगे चले। अब है अन्य धातु का संक्षारण। मतलब अभी तो हम देखें कि लोहा का संक्षारण क्या हुआ, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना, यानी कि आयरन ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ, जो भी हम उसको जंग लगना, मतलब जंग का एग्जाम्पल, मतलब फॉर्मूला देखें, यानी कि वो और कैसा हो जाता है, वो लाल भूरे कलर का। उसी तरह से और भी धातु का संक्षारण, जैसे तांबा का संक्षारण क्या होता है, वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, वो हरे कलर का होता है, ये ऐसा, ठीक है। और चांदी का सिल्वर सल्फाइड बनाता है, वो काला कलर का होता है। अब इस दोनों को भी एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है।
अब पुराने तांबा के पाइप को आप हरे हो जाते हुए देखे होंगे। घर में आप तांबा का बर्तन यूज करते हैं तो आप उसको देखे होंगे कि वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, थोड़ा सा बहुत ही धीरे होने वाली अभिक्रिया है। आप घर में रखे हुए तांबे के बर्तन को शायद महीनों या सालों में देखे होंगे कि हरा हो जाता है, और अगर वही चीज बाहर रखी हुई है तो आप उसको देखोगे कि उसको कुछ महीना लगेगा और वो हरा हो जाएगा। और अगर किसी ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा नमी वाला एरिया में, ह्यूमिड वाला एरिया में आप उस तांबे को रखोगे तो ये अभिक्रिया और फास्ट होगी और जल्दी होगा, मतलब कुछ ही हफ्ते में आपको या कुछ दिन में देखने को मिलेगा। और कोस्टल एरिया में तो बहुत और भी ज़्यादा फास्ट होती है, जहाँ पे आपको कुछ ही दिन में मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस, फिर से वही बात कि किस क्लाइमेट में वो बर्तन रखा गया, वो तांबे का चीज, चाहे बर्तन हो, चाहे कॉइन हो, चाहे कोई भी ताबूत हो, वो कहाँ रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको बताया कि कैसे ये होता है कि घर में रखा है तो वो सालों लग जाएगा, मतलब महीना से साल लग जाएगा। अगर बाहर रखा है तो कुछ महीने लगेंगे, और अगर वो ज़्यादा उस कहीं जहाँ का क्लाइमेट पूरा ह्यूमिड है, जहाँ पे नमी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, वहाँ पे तो और फास्ट होगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली होता क्या है, तांबा क्या होता है, Cu, ठीक है। अब देखो ये जो Cu है यानी कि कॉपर, जिसको हम बोलते हैं तांबा, ये किसके कांटेक्ट में आया, किसके संपर्क में आया, जब ये तांबा हवा के संपर्क में आया। हवा में क्या होता है, नमी, और हवा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होता है, और हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जब इन सब के संपर्क में तांबा आया तो ये क्या बनाएगा, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट, यानी कि ये बनाएगा आपका, यहां लिख देते हैं CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं, यही है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जब कोई भी तांबा हवा के संपर्क में आएगा, और वहां की हवा में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और नमी होती है, इन सब के संपर्क में आएगा तो ये एक्चुअली में ये बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये OH है भैया। OH जो बेसिक फॉर्म में होता है ना, वो अल्कलाइन नहीं होता, बेसिक फॉर्म में होता है ना, तो इसीलिए वो उसको हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। इसी की वजह से ये हरा कलर उस पर जम जाता है, जो मतलब आपको हरा कलर देखने को मिलता है। और ये डिपेंड करता है किस पे, क्लाइमेट पे, किस तरह के वातावरण में वो रखा गया है तांबे का बर्तन, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो हरा कलर कितने दिन में आपको देखने को मिलेगा। घर में रखा हुआ बर्तन आपको शायद 1 साल में देखने को मिलेगा, साल होने से पहले आपको देखने को मिलेगा। अगर वही चीज़ बाहर रखी हुई है तो उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ये ह्यूमिडिटी पे एक्चुअली डिपेंड करता है, मॉइस्चर पे। जितना ज़्यादा मॉइस्चर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर फास्ट होगा तो इसका रिएक्शंस भी, मतलब इसकी अभिक्रिया फास्ट होगी। मॉइस्चर ज़्यादा होगा यानी कि नमी ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया फास्ट होगी। तो ये सब चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका ये जो तांबा है वो कितनी जल्दी उस पर हरा कलर आपको मिल जाएगा देखने को। तो इसीलिए होता है, ये पुराने तांबे के पाइप पे आपको हरा कलर देखने को मिलता है। ये क्या है, एक तरह का संक्षारण है। किसका संक्षारण है, ये तांबा का संक्षारण है। अब सेम चीज है आपका चांदी के साथ भी। आपके पास घर में मम्मी लोग के पास चांदी की ज्वेलरी होती ही है, तो चांदी का बर्तन हुआ, ज्वेलरी हुई, ये भी आप कुछ समय तक ऐसे ही रख दोगे तो उसका भी संक्षारण होता है, और क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड। इसको समझो कैसे, चांदी का क्या होता है, सिल्वर Ag, ठीक है। ये किससे अभिक्रिया करेगा, हवा में ना हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है मौजूद, ठीक है, हवा में। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड आता कहाँ से है, जो आपका रबर इंडस्ट्रीज है, जो रबर बनाने वाली फैक्ट्री होती है ना, उससे वो जो बनती है। तो इंडस्ट्री बहुत सारी सल्फर प्रोड्यूस करती है जो वातावरण में चला जाता है, या फिर वैक्यूम्स की जो इंडस्ट्रीज होती है उसके थ्रू जाता है, या फिर सड़े खाने से, जैसे कि मीट हुआ, या फिर अनियन होता है ना, अनियन का छिलका, उसमें भी काफी मात्रा में सल्फर होता है, वो भी सड़ता है। या सड़ा हुआ अंडा, ये सबसे सल्फर, सड़े हुए ये सबसे सल्फर, ये H2S निकलता है, ये गैस निकलता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही हानिकारक होता है और बहुत ही जहरीला भी होता है, ठीक है। तब जब ये इससे रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, और बनाएगा
H2, ठीक है, ये बनाएगा। तो ये जो है Ag2S जो है सिल्वर सल्फाइड, ये किस कलर का होता है? ये काले कलर का होता है। एक्चुअली यही काले कलर का होता है जिसकी वजह से ये आपको जो चांदी का जो भी चीज होता है, ज्वेलरी हुआ या बर्तन हुआ, तो कुछ समय के बाद आपको वो काला दिखने लगता है, क्योंकि ये एक्चुअली में ये इस गैस से रिएक्ट करके ये बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। और ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का, काला कलर का, जिसकी वजह से ये आपको काला दिखने लगता है। तो समझ में आया कि संक्षारण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? जो अभिक्रिया कोई भी धातु हवा में मौजूद नमी से या किसी भी तरह की गैस से या किसी भी तरह की अम्ल से रिएक्ट करके जो बनाती है, जो उसके ऊपर सरफेस बनाती है, उसको हम बोलते हैं संक्षारण। और संक्षारण धातुओं का अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे लोहा का संक्षारण को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जंग लगना बोलते हैं, जो बनाता है आयरन ऑक्साइड। फिर तांबे के संक्षारण को हम बोलते हैं कि ये जो बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो हरा कलर का देखने को मिलता है। और चांदी के संक्षारण को हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। मतलब जो उसका जो उत्पाद बना, जो उसका प्रोडक्ट बना, उसको, तो ये हम उसको बोले सिल्वर सल्फाइड। तो ये काले कलर का होता है, इसीलिए आपको वो सिल्वर पे काला कलर देखने को मिलता है। तो क्लियर है ये टॉपिक? संक्षारण आपको क्लियर है? ठीक है। हर तरह का संक्षारण, अलग अलग धातु का अलग अलग संक्षारण होता है। तो लोहे वाले को जंग लगना, तांबा में हरा जंग लगना, यानी कि जंग आपको लाल भूरे कलर का दिखेगा, जो भुरभुरा होकर के गिर जाता है। तांबा वाला को बोलते हैं हरा कलर का वो जंग लगना, तो वो हरे कलर का उस मेटल के ऊपर में आपको, धातु के ऊपर में दिखने लगेगा, तो वो हुआ तांबा का संक्षारण। और चांदी का ब्लैक कलर का दिखने लगेगा, यानी कि उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिल्वर सल्फाइड, जो काले कलर का होता है, इसीलिए वो ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है? आगे चलें। अब जब हम लोग संक्षारण के बारे में जान गए, तो उसके बुरे प्रभाव क्या पड़ते हैं, जो संक्षारण होता है जिससे पूरी धातु नष्ट हो जाती है, तो इसके बुरे प्रभाव क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो प्रभाव में जैसे बहुत सारे चीज धातु के ही बने हैं, जैसे कि पुल हुआ, रेलिंग हुआ, कार बॉडी हुआ, जहाज हुआ, स्मारक आदि प्रभावित होते हैं। ये सारे चीज क्योंकि धातु से ही बने होते हैं, तो ये सारे चीज इस संक्षारण की वजह से प्रभावित होते हैं। अब इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ता है कि धातु कमजोर हो जाता है। ये सारे जितने भी आप देख रहे हो, धातु क्या होता है? कमजोर हो जाता है, भुरभुरी या परतदार हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब संक्षारण होगा तो उसमें क्या करता है, वो पूरे धातु को ही खत्म कर देता है। जब उसमें जंग लगना शुरू हुआ, जैसे कि हमारा पुल ही हुआ या कोई पाइप है जो धातु का बना हुआ है, या ये पुरानी पुल है या पुरानी कार है, ऐसे ही पड़ी आप रहने दोगे, तो जब उसको लंबे समय तक छोड़ दोगे तो वो आपस में मतलब हवा के संपर्क में आकर के रासायनिक प्रक्रिया करके वो क्या करता है, पूरी धातु को ही खत्म कर देता है। पूरी धातु को भुरभुरा, मतलब क्या बोलता है, एक डस्ट बना देता है, मतलब एक धूल बना देता है, एक तरह से बोलो तो। ठीक है, ठीक है। तो पुल क्या होता है? टूटने लगता है, ढहने लगता है, जिससे खतरा बढ़ जाता है। तो ये उसके बुरे प्रभाव है कि वास्तविक जीवन में संक्षारण का क्या प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या होता है, ये हमारी आर्थिक प्रभाव इसका बहुत ज्यादा पड़ता है। क्यों आर्थिक प्रभाव पड़ता है भाई? क्योंकि बार बार आपको ये सब जितने भी चीज धातु के बने हैं, उसको बार बार आपको रिपेयर कराना पड़ेगा, उसमें पैसे लगेंगे। जैसे कि सबसे पहले टनों लोहा संक्षारित होता है, मतलब देश में कितने सारे चीज लोहे के बने हुए हैं, तो टनों के टनों लोहा को बार बार वो लोहा संक्षारित होता है। तो यानी कि हर वर्ष आप उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको सहेज के संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी मात्रा में धन खर्च होता है, जैसे कि पुनः पेंटिंग कराओ। संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं? ऐसे तो वो रुकेगा नहीं। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो धूल बन जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमको फिर से उसको पोताई कराना पड़ेगा। पेंटिंग कराने से संक्षारण रुकता है, उसको आप कुछ समय तक, मतलब अच्छे समय तक, लंबे समय तक रोक सकते हो। तो वो पुनः बार बार आपको ये पेंटिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो वो फिर से वो पूरा धातु खत्म हो जाएगा। मरम्मत करानी पड़ेगी। किसी भी चीज को आप खरीदते हो, तो कोई भी चीज हो, ऐसे भी जनरल चीज में आप स्कूटी ही खरीदे, बाइक खरीदे या कोई भी चीज खरीदे, तो उसको मेंटेन करनी पड़ती है ना, उसका बार बार मरम्मत करना पड़ता है, तो वो करानी पड़ेगी। प्रतिस्थापना करना पड़ेगा, मतलब रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, प्रतिस्थापना करना पड़ेगा। मतलब अगर वो खराब हो गई तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सुरक्षात्मक परत, प्रोटेक्टिव कोटिंग करनी पड़ेगी, ताकि मतलब कोई भी उसका नुकसान ना हो। ठीक है, इसीलिए संक्षारण केवल रासायनिक समस्या नहीं बल्कि एक आर्थिक चुनौती भी है।
ठीक है। हमारे लिए जो है संक्षारण सिर्फ एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं रह गई, ये एक आर्थिक चुनौती भी है, क्योंकि इसमें बार बार आपको मरम्मत करानी पड़ती है, पेंटिंग करानी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं कराओगे तो क्या करेगा, धातु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और खतरा बढ़ जाएगा। जैसे पुल ही है, अगर आप इसको मरम्मत नहीं कराओगे बार बार तो क्या होगा, पुल कमजोर हो जाएगा। तो इसमें दो तरह का खतरा हो सकता है, एक तो कमजोर होगा और वो टूटेगा ही, दूसरा अगर उस पर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो दोनों तरह से खतरा हो सकता है, इसीलिए ये सारे चीज को हमको मरम्मत करानी पड़ेगी। तो एक तरह से संक्षारण हमारे लिए आर्थिक चुनौती भी, और एक तरह से अगर आप इसको नहीं किए, मेंटेन नहीं किए, तो जान का भी खतरा हो सकता है ना। तो क्लियर है संक्षारण, पूरा टॉपिक आपको अच्छे से मैंने समझा दिया कि क्या होता है संक्षारण, और संक्षारण में अलग अलग धातु के अलग अलग क्या नाम है, मतलब उससे क्या प्रोडक्ट, मतलब उसका क्या उत्पाद बनता है। जैसे कि लोहा में संक्षारण क्या होता है, उसको जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। और जैसे तांबा का हुआ, उसमें क्या होता था संक्षारण, हरे कलर का आपको दिखने लगता था। फिर चांदी में क्या होता था संक्षारण, वो आपको ब्लैक कलर का दिखने लगता था। ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चले नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग पढ़ेंगे वसा विकृति क्या होती है, सॉरी, वसा विकृति क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में रैंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में रैंसिडिटी बोलते हैं। ये क्या होती है, यह वो प्रक्रिया होती है जिसमें वसा और तेल वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है, संपर्क में आकर के धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। मतलब कि ऐसा समझो कि वसा और तेल में कुछ ऐसे घटक होते हैं जो वायु के संपर्क में, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ करके एक नए पदार्थ को बनाता है, यानी कि नए अवांछित पदार्थ को बनाता है, जो कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस इंग्लिश में बोल सकते हो, उसको बनाता है। यही जो नया अवांछित पदार्थ बनता है, यही एक्चुअली में खाना को आपके खराब करता है, जिसमें दुर्गंध पैदा होती है, बदबू पैदा होती है, उसका टेस्ट मतलब उसका स्वाद बदल जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वसा विकृति। इससे भोजन में दुर्गंध पैदा होती है, स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा और उत्पन्न हो जाएगा, मतलब स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा और गंध उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पे छूट गया, दुर्गंध, और यानी कि गंध उत्पन्न हो जाएगा। यह एक प्रकार की धीमी उपचयन प्रक्रिया है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो अभिक्रिया होती है ये बहुत ही धीमी होती है, तुरंत नहीं होती, बहुत ही धीमी होती है। ये वसा विकृति क्या एक्चुअली किसके लिए है, खाने को खराब करने के लिए। कोई भी तरह का खाना जब खराब हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं वसा विकृति। और इसमें क्या होता है कि ये वायु के, जब लंबे समय तक कोई खाना आप ऐसे ही छोड़ दिए हो, खुले छोड़ दिए हो, तो वायु में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो अभिक्रिया करके नई तरह की एक अवांछित पदार्थ बना देती है। यही नई अवांछित पदार्थ एक्चुअली आपके खाने को खराब करता है। कभी कभी आपको खाना देखने में एकदम सेम लगेगा, अच्छा ही लगेगा बिल्कुल सही है, लेकिन वो उसका रंग भी कभी कभी नहीं बदलता। जनरल केस में रंग बदल जाता है, लेकिन बहुत केस में होता है कि इसका कलर भी, रंग भी नहीं बदलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना सही है, उसका आपका गंध बदल जाएगा। कैसे होती, उसका गंध बदल जाएगा और उसका स्वाद भी बदल जाएगा। तो आप समझ जाना कि भाई बच्चे को खासकर ये बता रहा कि गंध बदल गया, स्वाद बदल गया, मतलब आपका खाना खराब हो गया, ठीक है। ये एक धीमी उपचयन अभिक्रिया, ये बहुत ही धीरे धीरे होती है, तुरंत नहीं होती है, इसीलिए इसको हम धीमी अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। यह कैसे होती है, वसा और तेल वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, जो भी हम आपको बताएं। समय के साथ यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। चूंकि ये धीमी अभिक्रिया है तो तुरंत आपको देखने को नहीं मिलेगा। लंबे समय तक आप कोई भी तेल भी लंबे समय तक अगर आप खासकर खुला छोड़ के रखे हो, घी, तेल, ये सब अगर खुला छोड़ के रखे हो, तो आप देखोगे उसका कलर तो सेम है, रंग उसका आपको सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन आप जब उसको सुगंध करोगे, उसका गंध, दुर्गंध आएगा उससे, और उसका स्वाद भी अजीब सा लगेगा, मतलब या तो खट्टा लगेगा या तो कड़वा लगेगा, मतलब उसका स्वाद बदल जाएगा, ठीक है। परिणाम स्वरूप खाने योग्य भोजन नहीं रहता। वो भोजन क्या होता है, खाने योग्य आपका नहीं रहता। वो देखने में सही लगता है लेकिन वो खाने योग्य नहीं रहता। जितना अधिक समय तक खुला रखा जाए उतना ही अधिक वसा विकृति होती है, ठीक है। भोजन आप लंबे समय तक खाना ऐसे ही खुले छोड़ दिए हो तो वो लंबे समय तक में वो खराब हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि खाने को ऐसे ही खुला मत छोड़ो। और जनरली हमारे शास्त्र में बोला गया है कि खाना हमेशा गरम खाओ, बना हुआ खाना
45 मिनट मैक्सिमम 2 घंटा के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए। वो सबसे फ्रेश खाना होता है, सबसे ताज़ा खाना होता है, और जितने लंबे समय तक आप उसको रख के कंज्यूम करोगे वो खाना आपके लिए सही नहीं होता, आपके शरीर के लिए वो सही नहीं होता। हालांकि हम लोग बहुत चीज़ बहुत लंबे समय तक रख के खा लेते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर जाए तो वो आपका 45 मिनट से 2 घंटे के 45 मिनट्स वो लोग बोलते हैं, 2 घंटा तक आप मैक्सिमम कंज्यूम कर लो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हेल्दी रहोगे। ठीक है, तो लंबे समय तक रखा हुआ खाना खराब हो जाता है। कभी कभी उसमें रंग आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन वो खराब होता है क्योंकि उसका गंध खराब हो जाता है, उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है वसा विकृति। अब इसका लक्षण क्या है, जो ऑलरेडी अभी हम बताए, तेल से खट्टी या कड़वी गंध आने लगेगी। जो तेल या घी हुई, इससे खट्टी या कड़वी गंध आने लगी। चिप्स, घी या मेवे का बासी लगना, मतलब चिप्स हुआ, घी हुआ, मेवे, ये सब ना कड़वाहट आ जाएगी, इसमें थोड़ा सा स्वाद उसका बदल जाएगा। ठीक है, तलने का तेल उपयोग से पहले खराब गंध देना, मतलब तलने वाला तेल वो जब आप उसको स्मेल करोगे तो वो गंध, उसका गंध वो दुर्गंध आएगा, मतलब आपको बर्दाश्त नहीं होगा, वो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये वास्तविक जीवन के उदाहरण क्या है, जैसे वस्तु में खुला रखा हुआ तेल दुर्गंध और अनुपयोगी हो जाता है। जो आप ये तेल है ऐसे ही खुला छोड़ दिए तो वो ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो अपना काम करता रहेगा, क्योंकि वो तो बैठा हुआ नहीं है, उसको तो काम चाहिए, वो काम करता रहेगा और फिर धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। ठीक है, खुले चिप्स, स्वाद खराब हो जाता है या कुरकुरापन कम हो जाता है। आप देखे होंगे कि कोई भी चीज खुले रखे हो, चिप्स विप्स या कोई भी क्रंची टाइप का चीज, तो बहुत टाइम तक अगर ऐसे ही रखे हो तो वो बासी, मतलब उसका क्रंचीनेस खत्म हो जाएगा, कुरकुरापन खत्म हो जाएगा और उसका स्वाद भी थोड़ा अलग लगेगा। ठीक है, बाहर रखा मक्खन खट्टी गंध देगी। ठीक है, लंबे समय तक रखे मेवे कड़वा स्वाद देगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम, ये सारे हैं कि आप जो रियल लाइफ में आप अपने रोज के दिनचर्या में आप देखते हो, ये सब चीज ऐसे रखने से खराब हो जाता है। ठीक है, यह समस्या क्यों है, वाई इट्स ए प्रॉब्लम। देखो, भोजन अस्वस्थ और अरुचिकर हो जाता है, यानी कि जो आपका भोजन होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए खराब होता है और वो मतलब रुचिपूर्ण नहीं रहता, वो स्वाद अनुसार नहीं रहता, एकदम अजीब सा स्वाद देगा। ठीक है, भोजन की बर्बादी भी होती है। अगर इस तरह से बार बार ये वसा विकृति होगी तो भोजन क्या होगा, बर्बाद होगा, वेस्ट होगा, है ना। आर्थिक हानि हुई, जो आपका भोजन खराब हुआ, बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता। ठीक है, और ऐसे भोजन वेस्ट होना तो क्या होता है कि मतलब आपका आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, प्लस भोजन बर्बाद भी हुआ। ठीक है, ऑक्सीकरण वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, और ये ऐसे भोजन को खाना जो ऑक्सीकरण जिसका हो चुका है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, आपको वो हानि पहुंचाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। अब है वसा विकृति की रोकथाम, यानी कि इसका हम रोकथाम कैसे करें, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, उसको हम कैसे रोकें। तो इसका उपाय है कि आप एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे BHA हुआ, BT हुआ, यानी कि उपचयन को धीमा करने में ये मदद करता है, इसीलिए आप इसको यूज कर सकते हो। या फिर वायुरुद्ध पात्र में संग्रह करें, मतलब आप जनरली क्या करते हो, जो घी या तेल हम लोग क्या होता है टाइट कंटेनर में रखते हैं, टाइट कंटेनर वाले डब्बे में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें जब हम डब्बे में बंद करते हैं तो ऑक्सीजन का कट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में वो बंद हो जाता है, तो उसको टाइट कंटेनर डब्बे में रखें ताकि उसमें हवा ना हो। ठीक है, तो इससे ऑक्सीजन और नमी से दूर रखते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन में रखें, यानी कि रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रखने से आपका सामान खराब नहीं होगा, वहां पे भी खराब होता है, लेकिन थोड़ा सा जैसे है कि बाहर में रखने से आपका 2 दिन में खराब हो जाएगा, फ्रिज में रखने से आपका वो लंबे समय तक टिका हुआ रहेगा, क्योंकि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया धीमी हो जाती है, बैक्टीरिया का वो जो काम करने का तरीका वहां पे कम हो जाता है, उसका फेवरेबल टेम्परेचर वो नहीं होता। ठीक है, निष्क्रिय गैस भरना, ठीक है, ऑक्सीजन हटाकर ताजगी बनाए रखता है, मतलब निष्क्रिय गैस मतलब जैसे नाइट्रोजन गैस, इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, वो भर दो तो ऑक्सीजन वो हटा करके उस गैस को भर दोगे तो वो ये क्या होता है, आपका फ्रेशनेस, फूड में फ्रेशनेस रहता है और वो ऑक्सीजन मतलब वो ऑक्सीकरण उसका नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे है ही नहीं। क्योंकि देखो आप चिप्स के पैकेट को देखे होंगे, चिप्स का पैकेट मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, और आप देखते होंगे कि चिप्स के पैकेट को बहुत लंबे समय तक आदमी यूज करता है और वो खराब नहीं होता, जब फाड़ोगे तभी तो बहुत लंबे समय तक वो यूज होता है। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली में, चिप्स के पैकेट में
हवा नहीं भरी होती। हम लोग सोचते हैं ना कि हवा भर दिया, थोड़ा सा चिप्स पैकेट डाला, नहीं, उसमें नाइट्रोजन गैस इंटेंशनली डाला जाता है ताकि ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। नाइट्रोजन गैस क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस है जो कभी भी रिएक्शंस नहीं करता, मतलब वो आइडियल फॉर्म में रहता, वो अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं और ऑक्सीजन गैस निकाल देते हैं। तो जब ऑक्सीजन गैस निकाल देंगे, नाइट्रोजन गैस वो उसमें अभिक्रिया होगा ही नहीं, तो आपका खाना क्या होगा? फ्रेश होगा। इसीलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो आपके लंबे समय तक आपके फूड को खराब नहीं करता, चिप्स को खराब नहीं करता, क्योंकि उसमें अभिक्रिया होती ही नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, वो निष्क्रिय गैस है। ठीक है, वो आइडियल फॉर्म में बैठा रहता, वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए आपका पैकेट, चिप्स का पैकेट, चिप्स लंबे समय तक कंटेन करके रखता है, यानी कि खराब नहीं होता। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो ऑक्सीजन को हटा करके चिप्स को खराब होने से बचाती है। ठीक है, क्लियर है? वसा विकृति क्या है वो समझ में आया, उसको कैसे पहचानेंगे वो भी बताया मैंने, और उसका प्रिवेंशन क्या है वो भी बताया, मतलब उसको हम कैसे रोकथाम करेंगे। एक बार फिर से सुन लो। वसा विकृति वो चीज है जब हम कोई भी फूड आइटम को ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं, तो वो वसा और तेल जो हवा में ऑक्सीजन होती है उससे अभिक्रिया करके एक बहुत ही खराब पदार्थ बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके फूड में दुर्गंध पैदा होती है, आपके खाना में दुर्गंध पैदा होती है और वो उसका स्वाद बदल जाता है। कभी कभी खाना आपको देखने में सही लगेगा लेकिन वो सही नहीं होता, उसका स्वाद बदल जाता है, उसका गंध बदल जाता है, तो आप समझ जाओ कि खाना खराब है। ठीक है, जैसे कि घी हुआ, तेल हुआ, ये लंबे समय तक आप ऐसे ही खुले रखे हो, डब्बे में टाइट कंटेनर में बंद करके नहीं रखे हो, तो वो जनरली खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें दुर्गंध पैदा हो जाएगी और इस्तेमाल करने से पहले बदबू आएगा, और प्लस उसमें क्या होगा, उसका स्वाद भी खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसका ये पहचान करने का तरीका है कि आप बच्चे को बता दो कि वो उसका स्वाद सही नहीं है, वो आपके खाने के योग्य नहीं है, आपका स्वास्थ्य वैसे चीज को अंदर शरीर में डालोगे तो आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा। इसको रोकने का तरीका क्या है कि आप उसको एंटीऑक्सीडेंट का यूज करो, जैसे कि BHA हुआ, BST हुआ, ये सब को यूज करके अपने खाने को लंबे समय तक टिका के रख सकते हो, या फिर वायुरुद्ध पात्र में संग्रह करो, मतलब किसी भी टाइट कंटेनर डब्बे में कोई भी चीज को बंद करके रखो ताकि ऑक्सीजन से कट ऑफ रहे, ऑक्सीजन उसके संपर्क में न आए और वो आपका लंबे समय तक स्टोर रहे। तीसरा है कि रेफ्रिजरेशन में रखो, कोई भी चीज फ्रिज में रखो। फ्रिज में भी ऐसा नहीं है कि वो कभी खराब ही नहीं होता, फ्रिज में भी खराब होता है, लेकिन फ्रिज में रखने का यही होता है कि वहां पे जो रासायनिक प्रक्रिया है ना, थोड़ी धीमी हो जाती है, यानी कि बाहर में रखने से अगर 2 दिन में खराब होगा तो फ्रिज में रखने से सप्ताह भर में आपका खराब होगा, ये है। ठीक है, इसीलिए। और चौथा है निष्क्रिय गैस भरना, जैसे कि चिप्स के पैकेट में हम लोग करते हैं, कोई भी तरह का पैकेट जो होता है ना, पैकेट्स फूड, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि आपका वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना हो, और नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय गैस होती है, इसलिए वो अभिक्रिया करता नहीं है, तो आपका खाना जो है लंबे समय तक टिका हुआ रहता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर यही तक था। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, वो आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।